गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जो भी जब भी इस वीडियो को जिस भी टाइम पे देख रहे हो उस हिसाब से आज एक और क्लास स्टार्ट करते हैं आईसीएससी क्लास 10 के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है वो है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। सब्जेक्ट और चैप्टर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड और ये क्लास 10 आईसीएससी इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है। इकोनॉमिक्स सबसे पहले क्लास 9 में पढ़ाया जाता है आईसीएससी स्टूडेंट्स को। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन क्लास 9 में बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है और बहुत ज़्यादा बेसिक रहता है, इन द सेंस कि वहाँ पे यूजुअली डेफिनेशन, मीनिंग्स एंड सो ऑन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है उन लोग को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। बट क्लास 10 में अप्रोच ही हम लोग को ये रखना है कि यहाँ पे सब कुछ थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। इजी अभी भी रहेगा बट थोड़ा टेक्निकल, थोड़ा ज़्यादा नॉलेज, थोड़ा हम लोग का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा। हम लोग का जो अभी तक हम लोग बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों से डील कर रहे थे, अब उससे एक लेवल अप हो जाएगा। यहाँ पे सारे हम लोग के चैप्टर्स और उसके जो भी कंटेंट्स है, टॉपिक्स है। सबसे पहला चैप्टर है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं क्लास 10 के बोर्ड्स में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, येट इट इज सिंपल एंड इट इज अ रियली रियली इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन क्लास 10। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है हम लोग को। बहुत ही शुरुआती चैप्टर है। इट इज इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर इज कि ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक चैप्टर है। रियलिस्टिक इन द सेंस ये हम लोग को रियलिटी और इस दुनिया में इकोनॉमी में एक्चुअली में क्या होता है क्या नहीं होता है उससे उसके बारे में हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज प्रोवाइड करता है ये चैप्टर। चैप्टर के नाम में ही जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड हम लोग को दिखता है वो है डिमांड। डिमांड के ही बारे में पूरा चैप्टर है, डिमांड के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। सबसे पहले जान लेते हैं डिमांड के बारे में। डिमांड अगर इन जनरल इंग्लिश में अगर हम बात करें, इन जनरल कोई भी लेमैन का अगर एग्जांपल ले ले, कोई भी लेमैन से अगर पूछा जाए व्हाट इज डिमांड, तो वो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कभी भी आंसर नहीं कर पाएगा। वो हमेशा एक नॉर्मल इंग्लिश के सेंस में डिमांड का डिमांड को एक्सप्लेन करेगा। इट कैन बी समथिंग लाइक डिमांड इज एनी थिंग विच वी वॉन्ट टू गेट और एनीथिंग विच वी डिजायर टू गेट एंड सो ऑन। कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग चाहते हैं, जिसको हम लोग पाना चाहते हैं, उसको एक नॉर्मल लेमैन आदमी, एक नॉर्मल आदमी उसको डिमांड बोलेगा। सपोज अगर हम 2 बनाना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं कि आई एम डिमांडिंग 2 बनाना। सपोज अगर हम एक टीवी चाहते हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि आई एम डिमांडिंग अ टेलीविजन या टीवी। बट इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में, इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली डिमांड बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहता है। उसका एक सेट डेफिनेशन है, उसका एक सेट मीनिंग है, उसका सेट फीचर्स है। हम लोग को इन डिटेल में उसको जानना पड़ेगा। बट एक चीज और है, जैसे ही डिमांड के बारे में हम बात करते हैं तो 3 शब्द सबसे पहले, 3 नहीं इनफैक्ट 2 और शब्द दिमाग में आता है, जो कि अगर किसी लेमैन से पूछा जाए, एक नॉर्मल इंसान, एक जनरल पब्लिक से पूछा जाए, तो उसके लिए वो दोनों एक्चुअली ये तीनों शब्द सेम रहेंगे। वो शब्द है डिजायर, वांट और डिमांड। अगर सिर्फ लेमैन के लैंग्वेज में देखा जाए, सिर्फ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये तीनों हमेशा इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। इन तीनों का मोर और लेस सेम मीनिंग है। किसी नॉर्मल आदमी से अगर पूछा जाए तो डिजायर
वांट या डिमांड, तीनों का उसके लिए सेम मीनिंग होगा, बट वी एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स हु विल स्टडीइंग द चैप्टर ऑफ डिमांड, हम लोग के लिए तीनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को हम लोग समझेंगे तो हम लोग को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि डिमांड है क्या। डिमांड का डेफिनेशन में बाद में जाते हैं, पहले इन तीनों के बीच का डिफरेंस समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स पहले देंगे, उसके बाद उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। सपोज मान लो कि एक दिन हम रास्ता से जा रहे थे, रास्ता में जाते जाते मेरे को एक बहुत बड़ा कांच का शोरूम दिखा। उस कांच के शोरूम में मेरे को एक कार दिखा, सपोज मान लो कोई सुपर कार दिखा, फॉर एग्जांपल लैम्बोर्गिनी, एक लैम्बोर्गिनी कार मेरे को दिखा। हम एक नॉर्मल इंसान है जिसका सैलरी या कमाई धमाई कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। सपोज मान लो हम एक जनरल सा ऑफिस में काम करते हैं जहां पे मेरे को XYZ बहुत कम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलता है, बट फिर भी हम जब वहां से गुजर रहे थे, उस शोरूम के पास से गुजर रहे थे, उस लैम्बोर्गिनी को देखकर, उस सुपर कार को देखकर मेरा मन किया कि काश मेरे पास ये लैम्बोर्गिनी होता, काश ये लैम्बोर्गिनी हम चला पाते और इसको हम घर ले जा पाते। इस चीज को हम लोग डिजायर बोलते हैं। डिजायर इज द फीलिंग और द इमोशन ऑफ ट्राइंग टू गेट समथिंग। जब भी इफ आई वॉन्ट समथिंग, some particular commodity, that thing is known as desire। जब भी हम किसी चीज को चाहते हैं कि वो मेरे पास हो, तो हम उस चीज को डिमांड, सॉरी, आई कॉल दैट थिंग डिजायर। जब भी हम लोग डिजायर के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इनएफेक्टिव वांट या डिमांड होता है। इनएफेक्टिव वांट या डिमांड का मतलब क्या है और क्लियर करते हैं। डिजायर बेसिकली किसी भी फीलिंग, द फीलिंग ऑफ ओनिंग समथिंग इज नोन एज डिजायर। सिंपली स्पीकिंग, द फीलिंग ऑफ ट्राइंग टू ओन समथिंग इज टर्म्ड एज डिजायर। किसी भी चीज को अगर हम पाना चाहते हैं तो उस फीलिंग को हम डिजायर बोलते हैं। अब यहाँ पे वांट पे बात करते हैं। सपोज मान लो इस केस में हम क्या एग्जांपल दिए थे कि आई डोंट हैव द मनी टू परचेज इट। हम क्या बोले थे कि मेरा सैलरी या मेरा जो भी इनकम है, मेरा बहुत ज्यादा इनकम नहीं होता है। हम एक बहुत एक्सपेंसिव कार जो कि लैम्बोर्गिनी है, हम चाहते हैं कि वो मेरे पास हो, बट मेरे पास उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको खरीदने के लिए मनी नहीं है। मनी, इसको एक टेक्निकल टर्म हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या देते हैं, वो होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या है, किसी भी चीज को खरीदने का अगर हम एबिलिटी रखते हैं तो वो मेरा परचेजिंग पावर की तरह काम करता है। सपोज मान लो उस कार को खरीदने के लिए अगर मेरे पास पैसा रहता है तो हम उसको परचेजिंग पावर बोलते हैं। अगर पैसा में नहीं, सपोज मान लो हम गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है बट गोल्ड है मेरे पास जिसको हम एक्सचेंज करके वो कार खरीद सकते हैं, तो वो गोल्ड को भी हम एक परचेजिंग पावर की तरह ले सकते हैं। तो बेसिकली डिजायर क्या होता है, डिजायर सिर्फ और सिर्फ उस फीलिंग को बोलते हैं जिसके वजह से हम चाहते हैं कि हम किसी चीज को ओन कर सके, बट यहाँ पे मनी या परचेजिंग पावर नहीं होता है। डिजायर में सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं कि हम किसी चीज को ओन करें, बट उसको खरीदने का पैसा या परचेजिंग पावर मेरे पास नहीं रहता है। टू बी स्पेसिफिक, जैसे ही ये चीज हम चाहते हैं उसके साथ साथ मेरे पास परचेजिंग पावर भी आ गया। अगर हम एक लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं और उसको खरीदने के लिए सपोज मान लो वो लैम्बोर्गिनी 10 लाख रुपीज का है, उसको खरीदने के लिए मेरे पास वो 10 लाख रुपीज भी है, यानी कि मेरे पास जो डिजायर था, डिजायर के साथ साथ मेरे पास परचेजिंग पावर भी आ गया है। पहले मेरे पास परचेजिंग पावर नहीं था, यानी कि अब मेरे पास पैसा आ गया है, प्लस द विलिंगनेस
टू परचेज। अगर डिजायर के साथ साथ ये दो चीज भी ऐड हो जाता है, एक परचेजिंग पावर और दूसरा द विलिंगनेस टू परचेज, तब वो चीज बन जाता है वांट। यानी कि पहले डिजायर क्या था, हम सिर्फ किसी चीज को खरीदना चाहते थे, हम उस शोरूम के पास से जा रहे थे, हम उस लैम्बोर्गिनी को खरीदना चाहते थे, बट मेरे पास पहले पैसा नहीं था। सपोज मान लो अगर मेरे पास पैसा रहता प्लस द विलिंगनेस टू परचेज, यानी कि मेरे पास पैसा है प्लस हम चाहते भी हैं उसको खरीदना। कैसे इसको समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं, वापस से वही एग्जांपल लेते हैं। हम जा रहे थे, हम लैम्बोर्गिनी देखे देखे और मेरे को मन किया उसको खरीद कि काश मेरे पास लैम्बोर्गिनी रहता, तो वो मेरा डिजायर है। अभी तक मेरे पास पैसा नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। सपोज मान लो मेरे पास पैसा है, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है बट हम वो खरीदना नहीं चाहते, यानी कि हम वो पैसा को उस लैम्बोर्गिनी में खर्च नहीं करना चाहते हैं। सपोज मान लो लैम्बोर्गिनी, मेरे को डिजायर हुआ कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो प्लस मेरे पास पैसा भी है, बट हम चाहते हैं कि सपोज लैम्बोर्गिनी में खर्च करने के लिए मेरे को 10 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि 10 लाख रुपया अभी हम लैम्बोर्गिनी में खर्च करें, हो सकता है मेरे घर पे किसी और तरह का कोई एक्सपेंस हो, हमको मालूम है, हम वो 10 लाख रुपया बचाकर किसी और चीज के लिए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिजायर तो है, परचेजिंग पावर भी है, बट यहाँ पे द विलिंगनेस टू परचेज नहीं है। यानी कि मेरे पास पैसा होने के बावजूद हम खरीदना नहीं चाहते हैं, मेरे पास द विलिंगनेस टू परचेज नहीं है। आई डोंट वांट टू स्पेंड दैट मनी, द विलिंगनेस ऑफ स्पेंडिंग दैट मनी इज नॉट देयर। तो डिजायर को वांट में कन्वर्ट करने के लिए दो और चीज लगता है। पहला परचेजिंग पावर, यानी कि तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए जिस भी चीज को तुम खरीदना चाहते हो, और द विलिंगनेस टू परचेज। अगर मेरे पास विलिंगनेस टू परचेज है प्लस मेरे पास परचेजिंग पावर है, तो वो डिजायर वांट में कन्वर्ट हो जाता है। अब वांट डिमांड में कन्वर्ट होता है। कैसे डिमांड में कन्वर्ट होता है, ये सारा चीज होना चाहिए, यानी कि वांट होना चाहिए डिमांड के लिए, प्लस टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए, क्वांटिटी स्पेसिफाइड होना चाहिए, और प्राइस स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर वांट में हम ये तीन चीज और जोड़ दे तो वो बन जाता है डिमांड। वांट के साथ अगर हम टाइम स्पेसिफाई कर दे, टाइम स्पेसिफाई करने का मतलब क्या है कि कितना टाइम के अंदर मेरे को वो चीज खरीदना है, कितना क्वांटिटी में खरीदना है, और किस प्राइस पे खरीदना है। अगर ये तीन चीज हम लोग वांट में जोड़ दे तो वो बन जाता है डिमांड। एग्जाम्पल लेते हैं लैम्बोर्गिनी वाले केस में ही। हम सिर्फ रास्ता से गुजर रहे थे और मेरे को मन किया कि काश मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी हो, मेरे पास पैसा नहीं था, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा डिजायर हुआ कि आई डिजायर टू हैव अ लैम्बोर्गिनी। अब मेरे पास परचेजिंग पावर आ गया, प्लस हम पैसा खर्च भी करना चाहते हैं लैम्बोर्गिनी खरीदने के लिए, तो वो बन गया वांट। अब इसके साथ हम तीन चीज और जोड़ दे, यानी कि हम टाइम स्पेसिफाई कर दे कि हम 2 दिन के अंदर लैम्बोर्गिनी खरीदना चाहते हैं, यानी कि 2 डे का टाइम हम स्पेसिफाई कर दिए कि 2 दिन के अंदर हमको वो लैम्बोर्गिनी खरीदना है। कितना लैम्बोर्गिनी खरीदना है, एक क्वांटिटी पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दे। वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, सपोज हो सकता है 1 कार हो सकता है, वो 2 कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एक न्यूमेरिकल नंबर होना चाहिए क्वांटिटी का। इसके साथ साथ एक स्पेसिफाइड प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी प्राइस पे हम खरीद लेंगे, मेरा एक स्पेसिफाइड प्राइस होना चाहिए। जैसे कि सपोज मान लो मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है, तो हम सपोज चाहेंगे कि वो जो लैम्बोर्गिनी है, अगर 10 लाख रुपया का मेरे को मिलेगा, हम तभी उस लैम्बोर्गिनी को खरीद पाएंगे। तो एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को अगर हम लोग एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए खरीदने के लिए रेडी है, तो उस तरह के वांट को हम लोग डिमांड का नाम देते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स में, डिजायर, वांट और डिमांड इज नेवर द सेम। इन तीनों के बीच में यही डिफरेंस होता है कि डिजायर सिर्फ और सिर्फ फीलिंग ऑफ ट्राइंग टू ओन समथिंग को बोलते हैं। उसके साथ साथ परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू परचेज अगर हम लोग ऐड कर दे, विलिंगनेस टू परचेज या विलिंगनेस टू स्पेंड अगर हम लोग ऐड कर दे, तो वो बन जाता है वांट। और वांट के साथ तीन और चीज हम लोग मिला दे अगर, यानी कि हम लोग एक टाइम स्पेसिफाई कर दे, क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दे और प्राइस स्पेसिफाई कर दे, तो वो चीज मेरा बन जाता है डिमांड। डिमांड का ही दूसरा
टर्म हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, जो कि है इफेक्टिव वांट, जिसका हम पहले भी जिक्र किए थे, बट अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफेक्टिव वांट का मतलब क्या है? ऐसा वांट जिसमें ये तीन चीज होता है, उसको हम लोग इफेक्टिव वांट बोलते हैं। सिर्फ वांट में डिजायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू परचेज या स्पेंड होता है। वांट के साथ इफेक्टिव वांट बनने के लिए उसको तीन और चीज चाहिए। इफेक्टिव वांट का ही दूसरा नाम होता है डिमांड। उसको इफेक्टिव वांट बनने के लिए एक स्पेसिफाइड टाइम चाहिए होता है, क्वांटिटी चाहिए होता है और प्राइस चाहिए होता है। तो इसी तरीके से हम लोग एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं। बेसिकली वांट का अगर डेफिनेशन बनाने का कोशिश करें तो वांट का डेफिनेशन क्या होगा वो भी देख लेते हैं। होप सो ये तीन चीज समझ में आया होगा। एक कॉमन लेमैन का लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो डिजायर, वांट और डिमांड सेम होता है, बट हम लोग एज इकोनॉमिक स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग को स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, हम लोग के लिए कभी भी ये तीन चीज सेम नहीं होता है। इन तीनों के बीच में यही डिफरेंस होता है। अगर अब हम डेफिनेशन के बारे में बात कर ले, तो डेफिनेशन क्या बन पाएगा? जो चीज अभी अभी बताए हैं वही चीज को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी is the quantity of that commodity which one wants at a particular price in a given period of time। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं, the demand of a particular commodity is the quantity of that commodity which one wants at a particular price in a given period of time। यानी कि डिमांड वांट को बोलते हैं जिसमें क्वांटिटी स्पेसिफाइड हो, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पेसिफाइड हो और एक पर्टिकुलर प्राइस पे हो। इस चीज को हम लोग डिमांड बोलते हैं। होप सो सभी कोई को ये पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से। वांट के बारे में बात हो गया, डिमांड के बारे में बात हो गया, देन डिजायर के बारे में बात हो गया, इन तीनों के बारे में बात हो गया। इसी चीज से हम लोग सारा फीचर्स निकाल सकते हैं डिमांड का। ये जो डेफिनेशन है, इसका बेस जो पहले एक्सप्लेनेशन दिए थे वही था। इसी चीज से हम लोग फीचर्स भी निकाल सकते हैं। बेसिकली यही तीनों चीज जो है वो फीचर्स में आ जाता है। फीचर्स ऑफ डिमांड। फीचर्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला फीचर ऑफ डिमांड इज दैट डिमांड इज ऑलवेज इफेक्टिव वांट। यानी कि डिजायर से वांट बनता है और वांट जब इफेक्टिव डिमांड बनता है, उसी चीज को हम लोग डिमांड बोल सकते हैं। वांट का इफेक्टिव होने का मतलब क्या है कि उसमें पर्टिकुलर कोमोडिटी का पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी डिजायर को या वांट को डिमांड के नाम से नहीं बुला सकते हैं। नेक्स्ट, डिमांड is a flow variable। What do you mean by flow variable?
फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग टाइम से बांध कर हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, उस चीज को हम लोग फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे डिमांड एक फ्लो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि एक गिवन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग हमेशा डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं। बोलने का मतलब क्या है? जब भी हम डिमांड करेंगे, हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हम 1 किलो चीनी चाहते हैं, यानी कि क्वांटिटी दिया मैंने, 1 किलो चीनी चाहते हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹40 पर केजी। हम ये दोनों चीज दिए बट टाइम नहीं दिए। टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए। बोलने का मतलब क्या है? अगर हम बोलते हैं कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए एट द रेट ऑफ ₹40 पर केजी, तो उसको हम लोग डिमांड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मेरे को 1 किलो चीनी चाहिए एट द रेट ऑफ ₹40 हर 2 दिन में, यानी कि 2 दिन के अंदर हम हमेशा 1 किलो चीनी खरीदेंगे और वो ₹40 पर केजी के प्राइस पर खरीदेंगे। ये तीनों चीज होने से वो डिमांड बनता है। तो फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा चीज जिसको हम लोग टाइम बाउंड कर कर एक्सप्रेस करते हैं, हमेशा उस चीज को फ्लो वेरिएबल बोलते हैं। और डिमांड हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में ही बोला जाता है, इसीलिए डिमांड को भी फ्लो वेरिएबल बोला जाता है। द नेक्स्ट फीचर इज दैट डिमांड इज ऑलवेज एट अ सर्टेन प्राइस, जो कि ऑलरेडी ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। डिमांड हमेशा एट अ पर्टिकुलर प्राइस होता है। डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस एट अ पर्टिकुलर प्राइस, यानी कि जब तक प्राइस नहीं बताया जा रहा है तब तक उसको डिमांड नहीं मान सकते। अगर हम बोलते हैं कि हमको 1 किलो चीनी चाहिए हर 2 दिन में, तो वो डिमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक प्राइस स्पेसिफाई नहीं किए हैं। क्या ₹100 किलो रहेगा तब हम उसको डिमांड करेंगे? क्या ₹1 किलो रहेगा, पर किलो रहेगा, तब क्या हम उतना ही शुगर डिमांड करेंगे? चेंज हो सकता है, इसीलिए उसको हम लोग डिमांड नहीं बोल सकते हैं। डिमांड हमेशा एट अ पर्टिकुलर प्राइस रहता है। जब तक हम लोग ये तीनों चीज नहीं उसमें इंक्लूड करते हैं, टाइम, प्राइस एंड कमोडिटी, द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, तब तक वो डिमांड के कैटेगरी में उसको नहीं डाला जा सकता है। यानी कि वापस एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं, what is demand? The demand of a particular commodity is the quantity of that commodity which one wants at a particular price in a given period of time. What are the features of demand? Demand is always effective want. Demand is a flow variable. That is, it is always time bound. Demand is at a particular price. इन सारे चीज को इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि डिमांड कैसे वांट और डिजायर से अलग है। और अब जाके मोस्ट होपफुली कंप्लीट कंसेप्ट समझ में आया होगा तुम लोग को कि व्हाट इज डिमांड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिजायर एंड वांट। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू एक्सप्लेन इज रियली सिंपल, दैट इज सम ऑफ द टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड का बहुत सारा टाइप्स होता है। यहाँ पे सबसे पहले दो डिमांड के टाइप के बारे में बात करना है। टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला आता है इंडिविजुअल डिमांड। द नेक्स्ट वन इज मार्केट डिमांड। जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, बहुत सारे इकोनॉमिक एंटिटीज होते हैं जिसमें अलग अलग चीज आता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड सो ऑन। तो जब भी डिमांड किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी से रिलेट करता है, किसी एक इंडिविजुअल एंटिटी का डिमांड के बारे में हम लोग बात करते हैं, तब वो डिमांड बन जाता है इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि अगर हम लोग किसी सिंगल, यानी कि वन एंटिटी के बारे में बात करें, वो एंटिटी कोई भी हो सकता है,
It can be either an individual, a firm, a government, so on. अगर किसी एक एंटिटी का डिमांड के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उस तरह के डिमांड को हम लोग हमेशा इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं. उसको अगर हम लोग स्पेसिफिकली डेफिनेशन के साथ फिक्स करके बोलने का कोशिश करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होगा? द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल में कौन कौन हो सकता है? इंडिविजुअल या इसका दूसरा नाम हम लोग ले सकते हैं हाउस होल्ड. हाउस होल्ड मालूम ही होगा, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर था बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज के ऊपर. कोई इंडिविजुअल या हाउस होल्ड या फर्म या गवर्नमेंट अगर किसी एक वैसे एंटिटी के बारे में, किसी एक सिंगल एंटिटी के बारे में बात करते हैं तो वो बन जाता है मेरा इंडिविजुअल डिमांड. द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल एंटिटी दैट कैन बी हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और सो ऑन is the quantity of the commodity which one wants at a particular price in a given period of time. बेसिक डेफिनेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ये लाइन जुड़ जाएगा, by an individual entity which can be firm, government, household, so on, that can be termed as individual demand. यानी कि वो डिमांड जो कि कोई एक इंडिविजुअल, हाउसहोल्ड, फर्म या गवर्नमेंट करता है उसको हम लोग इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं. एग्जाम्पल, हम अगर 1 किलो आलू चाहते हैं 2 दिन के अंदर एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर केजी, तो उस चीज को हम बोलेंगे कि हम एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहे हैं ऑफ आलू या पोटैटोज. बात करते हैं मार्केट डिमांड में. मार्केट डिमांड में बस यही चीज वापस से रिप्लेस हो जाएगा. द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ मार्केट. मार्केट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं. मार्केट में कभी भी, मार्केट तो किसी एक आदमी से कभी भी बनता नहीं है. मार्केट में हमेशा यूजुअली बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं. सपोज मान लो आलू का ही मार्केट के बारे में बात करते हैं, पोटैटोज के ही बारे में बात करते हैं. पोटैटोज कभी भी कोई एक आदमी कभी भी बाजार में जाकर नहीं खरीदता है. एक बार में बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, बहुत सारे फर्म हो सकते हैं, या हो सकता है बहुत सारे गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है एक ही बार में एक ही आदमी से आलू खरीद रहा हो, तो वहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट हो सकते हैं. तो अगर सारे के सारे इंडिविजुअल्स और फर्म्स और गवर्नमेंट का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर दिया जाए, उसको ऐड कर दिया जाए और उसको एक साथ लेकर आ जाया जाए, तो हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग मार्केट डिमांड बोलते हैं. द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल का मतलब क्या है? ऑल को हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं सम टोटल से. by the sum total of all the individuals in a particular market is the quantity of the commodity which one wants at a particular price in a given period of time. बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है तो उसको इंडिविजुअल डिमांड करते हैं. अगर एक मार्केट में जितना भी इंडिविजुअल्स है उन सबका डिमांड को ऐड कर दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक मार्केट है जहां पे मेरे जैसा 5 आदमी है. सपोज 5 आदमी है जो लोग 1-1 किलो कर चाहता है पोटैटोज खरीदना. तो वो मार्केट डिमांड क्या हुआ? टोटल सबका डिमांड को, सबके इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर दिया जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और वो 5 kg मेरा बन जाएगा मेरा मार्केट डिमांड. यहाँ पे हम लोग का टाइप्स भी खत्म होता है. हम लोग अभी तक बेसिक्स जाने, मीनिंग जाने, डिफरेंसेस जाने, डिजायर, वांट और डिमांड के बारे में. फिर उसका जो फीचर्स और डेफिनेशन हुआ, बुकिश डेफिनेशन हुआ, वो भी जाने. उसका मीनिंग हम लोग समझे, टाइप्स समझे, टाइप्स देखे, प्लस इन डिटेल एक एक टाइप का मीनिंग क्या है और वो कैसे रिलेट करता है ओरिजिनल डेफिनेशन के साथ, वो भी हम लोग देखें. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ
या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अगर हम सपोज मान के चलते हैं कि हमको चाहिए 5 किलो आलू एट द रेट ऑफ 10 पर केजी 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर मेरे को 5 किलो आलू चाहिए, हम डिमांड कर रहे हैं एट अ प्राइस ऑफ ₹10 पर केजी। ये डिमांड चेंज भी हो सकता है। क्या ये जरूरी है कि हर आदमी हर टाइम पर एक ही डिमांड करे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितना भी मार्केट में इंडिविजुअल्स है सब का सब एक बार में 5 किलो आलू ही डिमांड कर सकता है? हो सकता है कोई डिमांड करे 2 किलो, कोई हो सकता है 1 किलो डिमांड करे, कोई हो सकता है 3 किलो करे, कोई 10 किलो करे, कोई 15 किलो करे। तो ये जो डिमांड है ये अलग अलग इंडिविजुअल्स के हिसाब से चेंज होते रहता है। ये जो चेंज होता है ये क्यों चेंज होता है? क्या ऐसा रीजंस है, क्या ऐसा फैक्टर्स है जिसके वजह से ये जो डिमांड है ये चेंज होते रहता है? इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। और उसमें सबसे पहला आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मेरे एग्जांपल में हम पोटैटो का एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला एग्जांपल आता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। हम यहाँ पे प्राइस क्या बोले थे? ₹10 पर केजी। हम सपोज मान लो मेरे पॉकेट में 50 रुपया है। 50 रुपया हमको पूरा खर्च भी करना है। तो अगर 10 रुपया का रेट से आलू मिल रहा है तो हम कितना केजी आलू खरीद पाएंगे? ऑब्वियसली हम 5 केजी आलू खरीद पाएंगे। तो वहां पे मेरा डिमांड हो जाएगा 5 केजी एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर केजी। बट सपोज मान लो प्राइस बढ़ गया, आलू का प्राइस बढ़ गया। सपोज मान लो प्राइस हो गया ₹25 पर केजी। तो अभी भी मेरे पास है तो 50 रुपया ही। तो हम अब 5 केजी नहीं ले पाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 केजी पोटेटोज खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि प्राइस, अगर उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है या प्राइस घट जाता है, सपोज मान लो प्राइस हो गया ₹5 पर केजी, तो अब हम सिर्फ 5 किलो नहीं खरीद पाएंगे, अब हम 5 into 10 10 केजी पोटेटोज खरीद पाएंगे और 10 केजी पोटेटोज का डिमांड हम कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई भी कमोडिटी रहता है, सबसे पहला उसका डिमांड को अफेक्ट करने वाला चीज जो रहता है वो उसका खुद का प्राइस रहता है। इसी पॉइंट से हम लोग का बाद में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड डिटेल में बाद में पढ़ना है, बट क्योंकि अभी ये जो टॉपिक है इसमें थोड़ा सा उसका हिंट देना जरूरी है। हम इन डेप्थ नहीं बताएंगे, बट थोड़ा सा जिक्र कर दे रहे हैं ताकि बाद में और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये हमेशा ऐसा देखा जाता है। क्यों देखा जाता है वो हम उस टॉपिक को जब जरूर डिटेल में पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। बट ये हमेशा देखा जाता है, इतना जान लो खाली अभी, कि ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस प्राइस जिसको हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं, प्राइस अगर ऊपर जाता है यानी कि बढ़ता है तो उसका डिमांड हमेशा कम होता है। प्राइस अगर उसका घटता है तो उसका डिमांड हमेशा बढ़ता है। यानी कि प्राइस और डिमांड का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटता है, प्राइस अगर घटता है तो डिमांड बढ़ता है। जब भी रिलेशनशिप देखा जाता है ये हमेशा ऐसे ही देखा जाता है कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ गया है तो उसका डिमांड घट जाएगा, अगर उसका प्राइस घट गया है तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग इन डिटेल इस टॉपिक में जानेंगे।
बट क्योंकि हम लोग अभी डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताना जरूरी था, और इसी चीज को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। सिर्फ इतना जान लेते हैं इन डिटेल, इसको थोड़ा बाद में करते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का डिटर्मिनेंट होता है नेक्स्ट जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि डिमांड को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में एक वर्ड आ रहा है गुड्स। गुड्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, तब जाके ये दोनों फैक्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गुड्स का बहुत सारा टाइप्स होता है, उनमें से कुछ के बारे में बात करना जरूरी है। इट कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड्स, it can be complementary, it can be normal goods, it can be inferior goods। इन दोनों पॉइंट को समझाने के लिए गुड्स के बारे में हम लोग को एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिसके लिए हम ये चीज बता रहे हैं। बेसिकली गुड्स और भी तरह का होता है, बट यहाँ पे हम लोग को इन चारों के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है। इन दोनों को एक ग्रुप में रखते हैं और इन दोनों को एक ग्रुप में रखते हैं। सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पहले बात कर लेते हैं, एग्जांपल्स भी देंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दो गुड्स are substitute goods if they serve the same purpose for which each of them is demanded। दो ठो गुड्स या कमोडिटी अगर सेम काम करता है तो उस चीज को हम लोग हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। यूजुअली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लिया जा सकता है टी एंड कॉफी। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? कोई भी ऐसा गुड्स का पेयर, हमेशा ये दो के ग्रुप में रहते हैं, कोई भी ऐसे गुड्स का पेयर जो कि एक दूसरे के जगह पे यूज किया जा सकता है, एक दूसरे जैसा ही काम करता है। फॉर एग्जांपल जो लोग टी पीते हैं, जो लोग चाय पीते हैं, वो लोग कॉफी भी पी सकते हैं, बट यूजुअली हमेशा दोनों में से कोई एक ही पीता है कोई। यानी कि टी के जगह पे कॉफी रिप्लेस कर सकता है या कॉफी के जगह पे टी रिप्लेस कर सकता है। कभी भी एक साथ आदमी दोनों को नहीं पीता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही ग्लास में चाय और कॉफी दोनों आदमी पी रहा है। तो कोई भी ऐसा गुड जिसका पर्पस सेम रहता है, चाय भी सेम फील करवाता है, चाय भी हम लोग सेम रीजंस के लिए पीते हैं, कॉफी भी हम लोग सेम रीजंस के लिए पीते हैं। तो चाय या कॉफी दोनों में एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का रिलेशनशिप चलता है। यानी कि जब भी चाय का डिमांड होगा, कॉफी का डिमांड नहीं होगा, और जब भी कॉफी का डिमांड होगा, तब चाय का डिमांड नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो कि हमेशा एक साथ डिमांड होता है, यानी कि दोनों में से किसी एक को कभी भी डिमांड नहीं किया जा सकता है। ये भी हमेशा टू गुड्स के पेयर्स में आते हैं। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल या फिर डीजल भी ले सकते हैं। डीजल दोनों में से कोई एक को लेते हैं, पेट्रोल के ही बारे में बात करते हैं। कार और पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की तरह काम करता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दोनों एक साथ डिमांड किया जाएगा, दोनों एक साथ चाहिए होगा,
एक पर्पस को सर्व करने के लिए। ये सब्स्टिट्यूट का ठीक उल्टा है। सब्स्टिट्यूट में हमेशा दो में से कोई एक ही डिमांड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों का दोनों डिमांड होता है। अगर आपके पास कार है, अगर तुम्हारे पास कार है तो तुमको पेट्रोल का डिमांड तुम करोगे ही करोगे, तुमको पेट्रोल खरीदना ही पड़ेगा। अगर पेट्रोल है तो तुमको कार खरीदना ही पड़ेगा। कार को तुम पेट्रोल के बिना नहीं चला सकते, पेट्रोल को तुम कार के बिना नहीं चला सकते। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कभी नहीं होता है, दोनों एक साथ हमेशा डिमांड किया जाता है। ऐसे तरह का गुड्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ये चीज हम लोग को चाहिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के लिए। कैसे किसी कमोडिटी का डिमांड इफेक्ट होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का। एग्जांपल लेते हैं, टी और कॉफी का ही अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लो टी जो है, किसी दिन टी का डिमांड बढ़ गया। सपोज 10 आदमी थे, 10 लोग पहले टी पीते थे और हर एक आदमी 100 ग्राम टी पीता था, चाय पीता था। 100 ग्राम करके 10 लोग का डिमांड टोटल 1 केजी हो गया। किसी दिन सपोज मान लो टी का प्राइस बढ़ गया। टी का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली कॉफी उसके हिसाब से सस्ता हो जाएगा। सपोज टी का पहले दाम था 20 रुपीज, कॉफी का भी दाम था 20 रुपीज पर केजी। सपोज टी का दाम अगर 20 रुपीज से बढ़कर 30 रुपीज हो जाता है तो रिलेटिवली ध्यान से देखा जाए तो कॉफी टी के मुकाबले सस्ता हो गया है। ऑब्वियसली कुछ आदमी लोग टी से कॉफी पे शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि वो लोग बोलेगा नहीं नहीं टी तो बहुत महंगा है, चाय तो बहुत महंगा है, चाय 30 रुपया हो गया है, कॉफी सिर्फ 20 रुपया में ही काम बन जा रहा है मेरा। तो वो लोग क्या बोलेगा, वो लोग हमेशा ट्राई करेगा कि वो लोग टी को शिफ्ट कर दे। तो कुछ लोग हो सकता है 10 लोग में से कुछ लोग हो सकता है कॉफी पे शिफ्ट हो जाए। तो पहले 1 केजी डिमांड हो रहा था, हो सकता है वो घटकर 5 लोग ही रह जाए और 5 लोग मिलकर सिर्फ 500 ग्राम यानी कि हाफ केजी ही टी अब डिमांड होगा। तो यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो टी के रेस्पेक्ट में कॉफी एक रिलेटेड गुड है। रिलेटेड गुड्स में यही दो चीज आता है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री। रिलेटेड गुड्स में अगर सपोज मान लो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो एक गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। टी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो टी का डिमांड कम होगा और टी का डिमांड अगर कम होगा तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पीने के लिए हम लोग कॉफी का डिमांड बढ़ा देंगे। तो बेसिकली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके बोले, अगर दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसमें से किसी एक गुड का डिमांड अगर प्राइस अगर बढ़ जाता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है, ध्यान देना सब्स्टिट्यूट गुड का बात कर रहे हैं, उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगा। चाय का दाम अगर बढ़ता है तो कुछ लोग चाय को छोड़कर कॉफी पीने लग जाएंगे, जिसके वजह से चाय का डिमांड कम हो जाएगा और कॉफी यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट गुड उसका डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर वो हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर एक गुड, सपोज मान लो कार की बात करते हैं, कार का डिमांड अगर कम होता है तो पेट्रोल का डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कार ही आदमी लोग नहीं खरीद रहा है, कार ही नहीं चलाना चाहता है आदमी लोग, तो पेट्रोल खरीद के क्या करेगा वो लोग। और अगर पेट्रोल का डिमांड कम हो जाता है तो बिना पेट्रोल के कार कैसे चलाएगा, कार का भी डिमांड कम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर कार का डिमांड कम होता है तो पेट्रोल का भी डिमांड कम होगा, कार का डिमांड अगर ज्यादा होता है तो पेट्रोल का भी डिमांड ज्यादा होगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इन्हीं दोनों टाइप के गुड्स को हम लोग रिलेटेड गुड्स बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और इसी तरीके से अगर किसी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में ऊपर नीचे होता है तो वो किसी एक कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, उसका डिमांड को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। इस एग्जाम्पल में हम लोग ये चीज समझे। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल गुड्स का। अब यहाँ पे थर्ड फैक्टर पे हम लोग जाते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि जो आदमी, जो इंडिविजुअल या जो भी ग्रुप डिमांड कर रहा है उसका इनकम कितना है, कितना पैसा है उसके पॉकेट में, कितना पैसा वो खर्च करना चाहता है। नॉर्मल गुड्स वैसा गुड्स रहता है जिसका डिमांड, जब भी कस्टमर का इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, और जब भी इनकम घटता है उसका डिमांड घट जाता है। ऐसे तरह के गुड्स को हम लोग हमेशा नॉर्मल गुड्स बोलते हैं।
नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो एग्जाम्पल हो सकता है बासमती चावल। बासमती चावल का अगर हम एग्जाम्पल ले, हो सकता है पहले मेरे पास दिन का सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया रहता है, 10 रुपया में मेरे को 100 ग्राम बासमती चावल मिल जाता है। मेरा इनकम पहले दिन का सपोज मान लो 10 रुपया था। एक दिन में हम 100 ग्राम बासमती चावल खरीदते थे। किसी दिन सपोज मान लो, और उसमें सपोज मान लो मेरा पेट नहीं भरता था, किसी दिन अगर मेरा 20 रुपीज हो जाएगा इनकम, तो ऑब्वियसली हम इसको भी बढ़ा देंगे, इसको 200 ग्राम कर देंगे, मेरा बासमती चावल का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी कि इनकम जैसे ही बढ़ा उसका डिमांड बढ़ गया। सेम चीज अगर वो ₹5 हो जाता है, यानी कि इनकम घट जाता है, तो उसका डिमांड भी घट जाएगा। पहले हम 100 ग्राम खरीद पाते थे, अब हम सिर्फ 50 ग्राम खरीद पाएंगे। तो इस तरीके से देखते हैं हम लोग नॉर्मल गुड्स क्या गुड्स, कौन से गुड्स को बोलते हैं। ऐसे तरह का गुड जो अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़े उसके साथ साथ उसका डिमांड भी बढ़े, तो वैसे तरह के गुड्स को हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। अगर इनकम घटे और डिमांड भी घटे तो वैसे तरह के गुड्स को हम लोग नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। इंफीरियर गुड्स इसी का ठीक एब्सोल्युटली ऑपोजिट होता है। इंफीरियर गुड्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इंफीरियर गुड्स में अगर इनकम बढ़ता है तो उसका डिमांड घट जाता है, इनकम अगर घटता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। अब ये कैसे हो सकता है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, मिल्क में भी बहुत सारा कैटेगरी रहता है। स्किम्ड मिल्क बहुत सस्ता और लो क्वालिटी का मिल्क रहता है, उसमें क्रीम और फैट ज्यादा नहीं रहता है, और एकदम सबसे गंदा क्वालिटी का और सबसे लो क्वालिटी का मिल्क स्किम्ड मिल्क बोलते हैं, जिसका दाम बहुत कम रहता है। बेसिकली इमेजिन करो, अगर सपोज मान लो स्किम्ड मिल्क का पहले दाम था 10 रुपया पर लीटर, 10 रुपया पर लीटर, 10 रुपया पर लीटर में हम 1 लीटर दूध खरीदते थे। 1 लीटर या सपोज मान लो 1000 ग्राम, 1000 mg, मिलीग्राम, मिलीग्राम से मिलीलीटर ml, 1000 मिलीलीटर स्किम्ड मिल्क हम पहले खरीदते थे। अब सपोज मान लो किसी दिन मेरा इनकम जो कि पहले 10 रुपया था और 10 रुपया पर लीटर ही मिलता था, 10 रुपया से किसी दिन मेरा इनकम बढ़कर 20 रुपया हो गया है। ठीक है, 20 रुपया अगर हो गया है तो अब हमको सपोज मान लो हमको पता चला कि हाई क्वालिटी मिल्क जिसमें फैट ज्यादा होता है और जो पीने में ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा पौष्टिक होता है, ज्यादा टेस्ट में बेहतर होता है, वो दूध 20 रुपया पर लीटर ही मिलता है सपोज। तो हम क्या करेंगे, हम ये 1000 ml दूध खरीदना बंद कर देंगे, स्किम्ड मिल्क का डिमांड हम कम कर देंगे, और उसके बदले हम किससे चले जाएंगे, 20 रुपया लीटर का बेटर क्वालिटी मिल्क पे चले जाएंगे। यानी कि मेरा स्किम्ड मिल्क का डिमांड यहाँ पे क्या हुआ, कम हो गया। स्किम्ड मिल्क एक तरीके से मेरा इंफीरियर गुड है। स्किम्ड मिल्क का ध्यान से देखो, अगर 10 रुपया से बढ़ गया मेरा इनकम 10 रुपया से बढ़कर 20 रुपया हो गया, तो स्किम्ड मिल्क का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्किम्ड मिल्क के बजाय अब हम उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किसी बेटर क्वालिटी मिल्क से। सेम चीज सपोज मान लो पहले अगर 20 रुपया लीटर दूध मिलता था और हम अच्छा क्वालिटी का दूध लेते थे, हठात किसी दिन मेरा इनकम घटकर 10 रुपया हो गया, इनकम मेरा घट गया 10 रुपया पे, तो क्या अब हम बेटर क्वालिटी मिल्क खरीद पाएंगे, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, स्किम्ड मिल्क ही खरीदेंगे। यानी कि पहले हम स्किम्ड मिल्क बिल्कुल नहीं खरीदते थे, पहले मेरा उसका डिमांड 0 था, बाद में जब मेरा इनकम कम होकर 10 रुपया हो गया तब उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और 1 लीटर या 1000 ml मिल्क हम डिमांड करते रह जाएंगे। यानी कि हम लोग देखें कि इनकम जब कम होता है तब डिमांड इसका बढ़ जाता है। तो बेसिकली अगर नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करें, इंफीरियर गुड्स के बारे में बात करें, तो इंफीरियर गुड्स में इनकम जब भी बढ़ता है उसके साथ डिमांड कम होता है, इनकम जब घटता है उसके साथ डिमांड बढ़ता है। इसी का ठीक उल्टा है नॉर्मल गुड्स के केस में, जब इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, इनकम घटता है तो डिमांड भी घटता है। हो सकता है अब जाकर ये चीज अच्छे से क्लियर होता है। ये चीज नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स हम लोग को इस पॉइंट के लिए चाहिए, यानी कि इनकम ऑफ कंज्यूमर।
इनकम ऑफ कंज्यूमर, सारे केसेस में देखे होंगे कि इनकम ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्व है नॉर्मल और इंफीरियर गुड्स के केस में। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का दो पार्ट किए थे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उन लोग को इन्फ्लुएंस करता है उसके डिमांड को, वो भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे हम लोग जाते हैं। होप सो आप लोगों ने ये सारा चीज कॉपी कर लिया होगा, बहुत ज्यादा काम में आएगा अगर जो भी बोर्ड पे कराते हैं हम उसको अच्छे से कॉपी किया जाए। अब तुम लोग सब कोई बड़े हो रहे हो, तुम लोग को रनिंग नोट्स लेने का आदत अब हो जाना चाहिए। जो भी बोर्ड पे कराया जा रहा है उसको समझो अपने वर्ड में, या फिर अगर अपने वर्ड में नहीं कर सकते हो तो बोर्ड पे ही जैसे लिखा हुआ है फ्लो चार्ट फॉर्मेट में अच्छे से इजीली उसको कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ताकि बाद में जब रिविजन करने का टाइम आए तब क्लास में जो कुछ भी है वो ज्यादा इजीली रिकैपिचुलेट हो पाए। वैसे तो डिमांड के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बट तुम लोग के सिलेबस में यही पांचों दिया हुआ है तो इन्हीं पांचों से हम स्टिक करेंगे। चौथा जो डिटर्मिनेंट आता है वो होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि जो भी कंज्यूमर है जो उसको डिमांड करेगा एक पर्टिकुलर कमोडिटी को, उसका टेस्ट या प्रेफरेंस कैसा है। सपोज मान लो एग्जांपल ले लेते हैं शर्ट के केस में, दो तरीके का शर्ट हो सकता है। अगर सपोज मान लो मेरा टेस्ट ऐसा है कि हमको हमेशा पसंद आता है कॉटन शर्ट, तो हम हमेशा कॉटन शर्ट का डिमांड करेंगे। कभी भी मेरा जो डिमांड है वो सिंथेटिक शर्ट पे नहीं जाएगा, यानी कि सिंथेटिक शर्ट का डिमांड जो है वो जीरो रहेगा मेरे लिए। वो चीज इफेक्ट क्या कर रहा है, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस एज अ कंज्यूमर। हम एज अ कंज्यूमर मेरा टेस्ट या प्रेफरेंस, हम क्या चीज ज्यादा प्रेफर करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि कितना मेरा डिमांड होने वाला है। यानी कि टेस्ट और प्रेफरेंस एक तरीके से डिटर्मिनेंट की तरह काम करता है, एज अ फैक्टर काम करता है मेरा डिमांड के लिए। नेक्स्ट आता है क्रेडिट फैसिलिटी। ये थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है, बेसिकली लोन फैसिलिटी का दूसरा नाम होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये यूजुअली इसके लिए कुछ ऐसा चीज का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो कि महंगा हो। एग्जाम्पल ले लो कार का ही, ठीक है। कार यूजुअली महंगा रहता है। सपोज मान लो 10 लाख रुपीज का एक कार है। क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि कितना इजीली और कितना आराम से कितना ज्यादा अमाउंट का लोन मेरे को मिल सकता है। वो लोन कहीं से भी हो सकता है, वो किसी बैंक से भी हो सकता है, वो किसी एनबीएफसी से भी हो सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और ऐसा लोन देने वाला बहुत सारा इंस्टीट्यूशन मौजूद है, तो वो कोई भी हो सकता है। बेसिकली इसका क्रेडिट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि किसी कंट्री में कितना क्रेडिट मिलता है, कितना ज्यादा लोन मिलता है, कितना इजीली मिलता है और कितना टाइम के लिए मिलता है, कितना कम दाम पे मिलता है, ये सारा चीज। तो अगर ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, यानी कि मेरे को ज्यादा लोन मिलने का चांसेस रहेगा, तो मेरा डिमांड भी यूजुअली हमेशा हाई रहता है। अगर सपोज मान लो एक कंट्री है जहां पे 100 लोग को कार खरीदने का लोन दिया जा सकता है, तो वहां पे 100 कार एक साल में डिमांड किया जाएगा। सपोज मान लो इसी चीज को बढ़ा के अगर 500 कर दिया जाए, तो फिर 500 आदमी लोग को लोन मिलने लग जाएगा। तो अब 500 आदमी लोग कार खरीदने लग जाएगा, तो कार का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक क्रेडिट फैसिलिटी एक डिटर्मिनेंट या फैक्टर की तरह काम कर रहा है ऑफ डिमांड। हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि अगर ज्यादा फैसिलिटी मिलता है, क्रेडिट फैसिलिटी मिलता है, ज्यादा लोन मिलता है, तो डिमांड भी ज्यादा रहेगा। और अगर कम रहता है, वहीं सपोज मान लो 100 जन के मुकाबले सिर्फ 5 जन को लोन दिया जा सकता है ड्यू टू एनी रीजन। लोन कितना मिल पा रहा है कार के लिए, सिर्फ 5 लोगों को मिल पा रहा है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ 5 कार या जितना लोन मिल पा रहा है उन लोग को उतना ही कार वो लोग खरीद पाएगा और डिमांड कर पाएगा।
इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी कैसे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, उसका एज अ फैक्टर काम करता है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बताना है वो ये है कि ये जो सारा फैक्टर्स के बारे में बात किए हैं, ये सारा का सारा किस टाइप का डिमांड के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो रिकैप्चुलेट करते हैं, मन में सोचो कि डिमांड के टाइप क्या क्या है, अभी अभी कुछ देर पहले पढ़ाया गया था, सोच लियो हो तो बताते हैं। दो तरीके का डिमांड था, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड। ये सारा जो चीज है ये अभी हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे इंडिविजुअल डिमांड का। इंडिविजुअली एक एक इंसान, एक एक पर्सन के लिए किसी कमोडिटी का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ दैट कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल, क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल, ये सारा चीज जो है ये इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करता है, उसका फैक्टर्स है। ये चीज हो गया। तो अगर पूछा जाए मार्केट डिमांड का फैक्टर्स क्या होता है, मार्केट डिमांड, सबसे पहले तो वापस से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं मार्केट डिमांड होता क्या है। मार्केट डिमांड कुछ नहीं है, अलग अलग इंडिविजुअल जो है, जैसे कि सपोज मान लो 5 इंडिविजुअल हुआ, 5 है इंडिविजुअल, तो उन 5 इंडिविजुअल्स का इंडिविजुअल डिमांड को अगर हम लोग प्लस कर दे, उसका सम टोटल निकाल दे, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड। तो बेसिकली मार्केट में कहीं कहीं और से कोई और इंडिविजुअल नहीं आ रहा है, वही इंडिविजुअल्स का डिमांड को प्लस कर दिया जा रहा है। तो क्योंकि उन सब का फैक्टर्स ये सारा है, तो मार्केट डिमांड में ये सारा फैक्टर्स भी आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर बोलने का मतलब देखा जाए तो मार्केट डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड का सारा फैक्टर्स आता है, प्लस ध्यान देना, प्लस मार्केट डिमांड में इसके अलावा भी मेनी मोर फैक्टर्स आर देयर। मार्केट डिमांड में इन सारे फैक्टर्स के अलावा भी और बहुत सारा फैक्टर्स होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में करेंगे। बट ये चीज बताना जरूरी था कि इंडिविजुअल डिमांड से ही मार्केट डिमांड बनता है, तो मार्केट डिमांड का फैक्टर्स में ऑटोमेटिकली ये सारा जो फैक्टर्स रहता है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा भी और बहुत सारा फैक्टर्स रहता है। ये सारा फैक्टर्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हम लोग इंडिविजुअल डिमांड का फैक्टर्स को डिस्कस किए। तो आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक को कवर किए, डिजायर, डिमांड, वांट, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका फीचर्स, उसका डिटेल्स, फिर टाइप्स ऑफ डिमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, फैक्टर्स ऑफ डिमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सो ऑन। बहुत कुछ आज किए हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में होप सो जो कुछ भी आज पढ़ाया गया है उसको एक बार रिवाइज करके उसको एक बार रीड करके आओगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यहीं से वापस उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, बाय बाय।